वो है नेटवर्क इशू। एक्चुअली मैंने अपने फोन से के हॉटस्पॉट से ज्वाइन किया हुआ है ना, इलेक्ट्रिसिटी पावर कट हुआ है यहाँ पे इस वजह से, ठीक है। तो अगर मैं कैमरा ऑन करूंगी तो हो सकता है डिस्टर्बेंस हो, नेटवर्क इशू हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए मेरी आवाज से ही तुम्हें आज काम चलाना पड़ेगा, ठीक है जी। ओके मैम। चलो आ जाओ। देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, सबको पता है आज हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग क्या क्या डिस्कवर कह रही हूँ, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, राइट, कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, है ना। एंड ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए वो मैं बताऊंगी। चैप्टर की वेटेज क्या है उसी से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं एक एक बच्चे से कह रही हूँ, जो बच्चा यहाँ पे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या हो सकता है आपका 12th में जाके कोई और एंट्रेंस देने का मन करे, तो मैं, आप चाहे 12th के बाद बेटा किसी भी एंट्रेंस में अपीयर होते हैं ना, ये ध्यान रखना, ये चैप्टर ना सबको आना चाहिए, समझ रहे हो, उस लेवल का इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। मतलब तुम देखोगे मैं हर क्लास में तुम्हें इतना जोर देके बोल रही होंगी ना कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें जरूर मैं बताऊंगी बेटा ये टॉपिक से सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं, पहले तो ये देख लो, ये टॉपिक्स हैं जो मेरे को आज कवर करने हैं। आइटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, केमिकल बॉन्ड क्या होता है ना, चैप्टर का नाम ही केमिकल बॉन्डिंग है। तो सबसे पहले वी शुड नो व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, है ना। ऑक्टेट रूल भी देखेंगे, है ना। ऑक्टेट रूल शायद तुमने पहले भी सुना होगा लोअर क्लासेस में। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो ये सब वी विल डिस्कस इन टुडेज क्लास, ठीक है मेरा बेटा। उसके बाद मैं इसकी वेटेज की बात करूं, तो मैंने इसका वेटेज, इसका जो लिया हुआ है वो 18 to 23, ठीक है। लास्ट 6 साल का मैंने, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो लास्ट 6 साल के मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे, तो तुम देख पा रहे हो काफी सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हुए हैं। 2023 में 4 आए हुए हैं। अगर मैं बेटा 2024 की बात करूं तो 2024 में 3 क्वेश्चन आए थे। तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ आराम से कि ये जो चैप्टर है ना तुम्हारा, वो कितने नंबर का है, 12 से 16 नंबर का है, 12 से 16 नंबर। और अगर मैं चैप्टर को इसमें डिफाइन करूं कि चैप्टर मीडियम है, मॉडरेट है, इजी है, डिफिकल्ट है, तो चैप्टर जो है इजी टू अंडरस्टैंड है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत आपको ऐसा, पता नहीं, ऐसा नहीं लगेगा कि पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हैं हम, इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन इसके लिए आपको वो सब चीजें करनी पड़ेंगी जो मैं आपको बोलूंगी, तब इजी टू अंडरस्टैंड होगा, वरना सर के ऊपर से जाएगा, ठीक है। ये बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है एक टाइम पे आने के बाद चैप्टर, ठीक है। वॉइस इज नॉट कमिंग, यू कैन रीजॉइन विद्या। गुड इवनिंग सचिन, ठीक है। इफ वॉइस इज नॉट कमिंग, अभी बताओ, ठीक है। सो यस, आपको वो सब चीजें करनी पड़ेंगी जो मैं आपको बोलूंगी, तब ही ये चैप्टर तुम सोच सकते हो समझ में आएगा। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, जो जो टॉपिक्स मैं करा रही हूँ, है ना। गुड इवनिंग युवराज, ठीक है। जो जो मैं टॉपिक्स करा रही हूँ, जो जो मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ, वो सब आपको करना है, ठीक है। आप लोगों के ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच हो चुका है, सब ग्रुप्स में, आप वहां पे जाइए, वहां उसको ओपन कीजिए, वहां आपको PYQs भी मिलेंगे, ठीक है। वहां पे मैंने PYQs की PDF भी अटैच कर रखी है, ठीक है। वहां पे DPP भी है, मॉड्यूल भी है, सब कुछ है। अब हमारे पास है तो बहुत कुछ, अब हमें देखना है कि उसको पढ़ना किस तरीके से, तो वो पढ़ना कैसे है, आई विल टेल यू, ठीक है। और ध्यान रखना बेटा, जितने भी बच्चे यहाँ पे ज्वाइन हैं, जो आज मेरे से केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने आए हैं, ये चैप्टर 10-12 लेक्चर तो लेगा। ध्यान रखना मेरा बेटा, एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट मस्ट मस्ट, मतलब समझते हो ना, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास कि तुम इसको छोड़ दोगे, एनसीईआरटी रीडिंग तो करनी ही करनी है, वी हैव नो अदर ऑप्शन। क्योंकि पेपर कहाँ से आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एनसीईआरटी में से आता है। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है। तो तुम्हें ना बहुत सिंपल काम दे रही हूँ, ज्यादा मैं कर नहीं रही हूँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा घर से पढ़ के आया करो, ताकि क्लास में आने के बाद ऐसा ना लगे
मतलब आपको, मतलब मुझे ज्यादा टाइम ना लगे और ये हम 10-12 लेक्चर में खत्म कर सके। नहीं तो इसको खींचने के लिए मैं 16 लेक्चर पे भी लेके जा सकती हूँ, बट इतना टाइम अपने पास नहीं है और मैं चाहती हूँ सारा कुछ मैं आप लोगों को पढ़ाऊं। ठीक है, इसलिए कहा था घर से पढ़ के आना। उसके अलावा जो मैं पढ़ाऊंगी क्लास नोट्स रिवीजन, ये तो तुम्हारा रूटीन में ही होना चाहिए कि मैम की क्लास लेने के बाद हमारा पहला काम है नोट्स को रिवाइज करना, नोट्स में जो क्वेश्चन है उसको करके देखना हाथ से, तीसरा जो मैम असाइनमेंट देती है वो। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आने से पहले जो मैंने पढ़ाया है उसकी एनसीईआरटी रीडिंग करके आओगे और जो डाउट होगा वो पूछोगे। ठीक है, Yes, ये ma'am. करो। Yes, ma'am. देखो बेटा, ये करोगे तो ही काम बनेगा, नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। मैं आऊंगी पढ़ा के चली जाऊंगी, ये तो सबने सुना होगा, टीचर कितना भी एफर्ट कर ले लेकिन जब तक बच्चे स्टूडेंट्स एफर्ट नहीं लगाएंगे डालेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहा है क्या? हाँ ठीक है, तो जब तक स्टूडेंट्स एफर्ट नहीं मारेंगे तो नहीं होगा कुछ। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा, ये तो हो गई बात आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर का इंपॉर्टेंस एंड हाउ टू डील विद दिस चैप्टर। ठीक है, अब बेटा मैं आगे जाने से पहले कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, मैं एक बार सबको कुछ ना कुछ बताना चाहती हूँ। सब अपनी नोटबुक निकाल के बैठो, जल्दी करो और गिव मी थम्स अप। हाँ मैम नोटबुक निकाल के बैठे हैं, जल्दी से मुझे एक बार फटाफट से थम्स अप दो, क्योंकि मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूंगी आज का चैप्टर। और प्लीज जिसको डाउट हो वही हैंड रेस करे, अदरवाइज ना करो, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा है ना तो फिर डिस्टर्बेंस होती है, आप लोगों को मालूम ही है। ठीक है, अच्छा तो जो जरूरी बात है वो मुझे ये बतानी है मेरा बेटा। अरे क्या हैंड रेस कर रहे हो? हाँ जी, कुछ है तो बताना। क्या सेंड कैसे करे मेरा बेटा अभिषेक? कुछ सेंड करना है क्या? ओके, मैं क्या बोल रही थी, यस मेरे को ये बताना था, आप सबने संडे वाला टेस्ट दिया होगा, हो सकता है कि कुछ के ग्रुप में लिंक ना आया हो या नहीं हुआ हो उनका टेस्ट। ठीक है, मैंने कुछ शो ऑफ नहीं किया भाई। ठीक है, संडे का टेस्ट हुआ था सबका, सबने अटेम्प्ट किया होगा आई होप, नहीं किया तो करना चाहिए था बेटा। Yes, ma'am. ठीक है, Ma'am, Yes, करा है. अगर अब किसी ने बेफालतू में हैंड रेस किया रिमूव कर दूंगी उसको, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब तुमने संडे का टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा, स्कोर आ गया होगा तुम लोगों के पास सबमिट करते ही, है ना? और स्कोर आया होगा तो कुछ बच्चे खुश हुए होंगे, कुछ बच्चों को थोड़ा बुरा लगा होगा कि अच्छा किया था फिर भी स्कोर कम आया, राइट? तो पहली बात तो कोई भी बच्चा मायूस नहीं होगा कि स्कोर कम आया, दिस वाज योर फर्स्ट टेस्ट, पहला ही टेस्ट था। आपके पास बहुत सारे मौके और आने वाले हैं हर संडे अपने आप को इम्प्रूव करने के, समझ आ रही है? ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या करना है, तुम्हारा स्कोर आ गया, टेंशन जिसने ले ली कोई बात नहीं, अब नहीं लेनी है, लेकिन आपको ये देखना है कि मैं इसको इम्प्रूव कैसे करूं। स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास मंडे को आप लोगों के ग्रुप में एक तो आता है रिपोर्ट लिंक आता है, आया होगा, देखा होगा, किस किस ने देखा है जस्ट रेज योर हैंड, अभी हैंड रेज करिए। एक रिपोर्ट लिंक आया प्लस टेस्ट का पीडीएफ आया होगा, हैंड रेज कीजिए जिन्होंने रिपोर्ट लिंक को सिर्फ देखा है कि ग्रुप में आया हुआ है। ओके ओके, सो अराउंड 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने देखा। अब हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से मेरा बेटा, जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। आपको क्या करना है, अपना एक फ्री टाइम लो डेली बेसिस पे। अगर तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है तो एक ही दिन में तुम लोग तीनों टेस्ट, तीनों सब्जेक्ट का एनालिसिस कर लो। बट अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, मतलब लाइक स्कूल का भी प्रेशर है, क्लासेस भी लगानी है, तो आप लोग क्या करेंगे, दिन में एक सब्जेक्ट उठा लो। जैसे मान लो मैं केमिस्ट्री की बात करती हूँ, लेट्स से तुमने केमिस्ट्री का एनालिसिस करना है, किसका? केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, रिपोर्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। बहुत बेसिक चीज बता रही हूँ लेकिन कई बच्चों को तो मिलती ही नहीं है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात बताऊं, तुम लोग ना, आपको पता है ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, टीचर्स आप लोगों को नोट्स, क्वेश्चन, असाइनमेंट कुछ ना कुछ भेज रहे होते हैं, राइट? तो ये गायब से हो जाते हैं। तो आपको व्हाट्सएप पे, आपको पता है ये एक फीचर ये भी है कि आप अपने आप को भी मैसेज कर सकते हो, राइट?
है कि नहीं है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जो ये रिपोर्ट लिंक आती है ना, वो अपने वहां पे भेज दिया करो, अपने दूसरे नंबर पे, और लिख दिया करो कि भाई साहब उस कौन सी डेट की है, ताकि आपको मान लो कभी और देखना हो तो आप देख सकते हो। वैसे तो आपके शीट में भी ऐड हो जाते हैं रिपोर्ट लिंक जो रिसोर्स मटेरियल है, बट फिर भी आप लोग अपने पास भी रखा कीजिए, है ना। मान लो किसी को 2 महीने पहले बाद देखना है कि मेरा जो टेस्ट हुआ था मैंने क्या गड़बड़ की थी उसमें, ठीक है, मान लो कभी देखने का मन करे दोबारा, ठीक है। मान लो तुम्हें केमिस्ट्री का एनालिसिस करना है, रिपोर्ट लिंक पे क्लिक करो, वहां पे क्या ओपन हो जाएगा, वहां पे एक रिपोर्ट कार्ड ओपन होगा, वहां पे लिखा मिलेगा तुम्हें सब्जेक्ट वाइज कितने गलत किए, कितने अटेम्प्ट किए, है ना, और कितनी एक्यूरेसी है, कितना अटेम्प्ट रेट है, वो सब। रैंक को मत देखना, कहीं रैंक को देख लो आप, रैंक कोई वहां पे सही नहीं होता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट, वो थोड़ा सा गलत एरर होता है उसमें, ठीक है, तो उसको कोई भी नहीं देखेगा। आपको ये देखना है कितने तुमने अटेम्प्ट किए थे, ठीक है मेरा बेटा, कितने अटेम्प्ट किए थे, कितने करेक्ट है और कितने रोंग है, क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। फिर वहां पे क्या होगा, हम्म। वहां पे एक वो होता है आइकन, वहां पे लिखा होता है क्लिक ऑन रिव्यू आंसर। ये जब तुम वो करोगे ना तो तुम्हें मिलेगा, तो जब तुम इस पे क्लिक करोगे ना तो वहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चन आएंगे। अगर तुम्हें केमिस्ट्री का एनालिसिस करना है, केमिस्ट्री पे जाओ, गए तुम केमिस्ट्री पे, तो वहां पे जैसे ही तुम 1 to 50 क्वेश्चंस पे चलोगे, मतलब जितने भी क्वेश्चन थे तुम्हारे 45, वहां पे तुम्हें दिखेगा, अगर तुम वो ग्रीन है तो इट मींस तुमने वो सही किया था, ठीक है। अगर वो रेड दिखा तो मतलब वो गलत था, और तुमने अगर छोड़ दिया है कोई क्वेश्चन तो वो सही आंसर वहां पे बता रहा होगा, और नीचे उसका सोल्यूशन भी होगा। तो आप देखेंगे कि आपने कौन से क्वेश्चन जो है आते हुए भी गलत कर दिए, क्या वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी, मतलब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, मतलब लाइक कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया, ठीक है। दूसरा कि आपने सिली मिस्टेक कर दी, सिली मिस्टेक का मतलब होता है आपने नहीं पढ़ा सही से, मान लो लिखा हुआ है नोट करेक्ट और तुम पढ़ के आ गए करेक्ट, ठीक है। या पेपर में सॉल्व सही किया था, मतलब अपनी नोटबुक में, लेकिन वहां पे टिक तुमने दूसरे ऑप्शन पे कर दिया, तो ये सब होती है सिली मिस्टेक, जिसको हमें इंप्रूव करना है टाइम के रहते, ठीक है मेरा बेटा। हो सकता है अभी कुछ बच्चों का टाइम भी मैनेज ना हुआ हो, पता चले बायो में तुमने 1.5 घंटे लगा दिए, तो वो धीरे 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 टाइम भी तुम्हारा मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, एक नोटबुक बनानी है माई मिस्टेक के नाम से। क्या भी बच्चा है, अबे क्या कर रहा है? अस्मा प्लीज आप अपना माइक म्यूट कीजिए। हाँ, आपको एक माई मिस्टेक की नोटबुक बनानी है, एक बड़ी नोटबुक बना लो, पार्टीशन कर लो, पीसीबी, है ना। अगर आप केमिस्ट्री का एनालिसिस करो, मान लो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 गलत हुआ है, वो क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है, मान लो सिली मिस्टेक है तो वहां पे लिखो मैंने ये सिली मिस्टेक की थी। मान लो क्वेश्चन नंबर 20 गलत हुआ है तो वो क्यों गलत हुआ है, अगर मान लो कंसेप्चुअल मिस्टेक है तो तुम्हें वहां पे क्वेश्चन नहीं लिखना पूरा, सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखना है। गेटिंग माई पॉइंट? इससे क्या होगा, जब तुम नेक्स्ट टाइम पेपर देने बैठोगे तो इनको देख लोगे कि मैंने पिछले टेस्ट में ये गलतियां की थी, अब मुझे वो नहीं रिपीट करनी है। क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है? बार बार टीचर नहीं एक्सप्लेन करता है, ये चीजें एक बार ही एक्सप्लेन की जाती हैं। हो सकता है आज मैंने कर दी, 2-3 दिन बाद हिमांशु सर कर दें, या आज ही कर दें, या सुविज्ञा सर पढ़ाते हैं ना, हाँ वो कर दें, ठीक है। तो ये ध्यान, ये लिख लो, ये तुम भूलोगे मेरे को पता है, ये सारी चीजें इसको बोलते हैं टेस्ट देने के बाद, स्कोर आने के बाद नेक्स्ट डे एनालिसिस करना। और बेटा ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर से देख लोगे, हाँ मैम ऊपर ऊपर से देख लिया था, ये गलत हुआ, उसको एनालिसिस नहीं नाम देना है आपको। प्रॉपर बैठो, एक एक सब्जेक्ट को 30 मिनट्स तो दो, 30 मिनट्स तो दो। गेटिंग माई पॉइंट? तो पूरे पेपर को 1.5 घंटा तुम्हें देना है। अब तुम्हारी मर्जी है वो कैसे देना है, 3 दिन में देना है, 2 दिन में देना है, 1 ही दिन में देना है। लेकिन अगर जो बच्चा बिना एनालिसिस के क्या कहते हैं बस स्कोर लेके बैठ गया, मैं सच बता रही हूँ, स्कोर विल नॉट इम्प्रूव विद टाइम। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो मैंने देखा है बच्चों के साथ, वो बस पेपर दे देते हैं, गलत ऊपर ऊपर से चेक कर लेंगे, ये गलत हुआ है, बस खत्म। ये जो रिपोर्ट कार्ड वाली ये चीज है वो हर जगह नहीं होती है, बट अवंती में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आपको रिपोर्ट कार्ड, ताकि आप देख पाए कि आप लोगों ने क्या कब क्या करके आए हो तुम अपने पेपर में। समझ आ गई? तो ये सब Yes, sir. आपको करना है, ये नोटबुक हर किसी को बनानी है।
आज कल ले आना, नहीं बनाई है, नहीं एनालिसिस किया है तो थोड़ी सी मोटी वाली ले आना, क्योंकि पूरे साल चल जाएगी वो, तुम्हारी 12वीं में भी चल जाएगी। ठीक है मेरा बेटा। और तुम सच बता रहे हो, तुम आने वाले 2-3 महीने में मुझे बोलोगे कि मैम हाँ स्कोर इम्प्रूव हो रहा है हमारा। ठीक है, हो गई, मुझे यही बताना था बस। एक और जरूरी बात बतानी है, कुछ बच्चे मेरे को असाइनमेंट करके शेयर करते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कुछ बच्चे ना क्वेश्चन भी लिखते हैं वहां पे ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से, प्यारी प्यारी राइटिंग में। मुझे नहीं चाहिए भाई प्यारी राइटिंग, मुझे नहीं, स्कूल वाला सिस्टम नहीं है ये। आप यहाँ पे कोचिंग ले रहे हो, अगर आपको असाइनमेंट मिलता है मेरा बेटा, आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सोल्यूशन जो भी आपने सॉल्व किया वो और उसका आंसर की, दैट्स इट। मुझे क्वेश्चन नहीं चाहिए वहां पे। आप अपना टाइम सेव कीजिए, अभी तो कम कम क्वेश्चन मिलते होंगे या जो भी है, आने वाले टाइम में और डिफिकल्ट चैप्टर्स होंगे, ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे आप क्वेश्चन लिखोगे आपका बहुत टाइम खा जाएगा वो। ठीक है, तो जो भी बच्चे क्वेश्चन लिखते हैं बेटा असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए, ये सब मैं बता रही हूँ तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा। क्वेश्चन नंबर डालो, जस्ट उसका जो तुमने सॉल्व किया वो करो, एंड और क्या करोगे, उसका आंसर डालोगे, बस खत्म। ठीक है जी। ओके मैम। यस यस मैम। आई होप ये चीजें समझ में आई हो। मैम। वेरी गुड, आई होप ये चीजें समझ में आई हो। इसको मैं इरेज नहीं कर रही हूँ, ये मैं पीडीएफ में ही जो आप लोगों को भेजती हूँ ग्रुप में उसमें ही डालूंगी, ताकि तुम्हें याद आ जाए कि हाँ मैम ने बोला था एनालिसिस करना जरूरी है। अब आ जाओ चैप्टर पे। तो यहाँ पे अरे आज तो बहुत बच्चे हैं भाई, 90 बच्चे आ गए, 90 से भी ऊपर है, क्या बात है भाई। आ जाओ। तो अब हम स्टार्ट करेंगे मेरा बेटा। ये देखो आर्यन, आर्यन हंसता बड़ा है बेटा तो, क्या गलती से। चलो आ जाओ। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले आप बताओ हमें क्या पढ़ना जरूरी है। हमें पढ़ना जरूरी है केमिकल बॉन्ड क्या होता है ना। बात तो सही है ना। अब तुम देखो, अब बॉन्डिंग बॉन्डिंग करोगे, पूरे चैप्टर में बॉन्डिंग बॉन्डिंग में घूमेंगे, मैम ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, इसमें प्यार ज्यादा है, इसमें दोस्ती कमजोर है, इसका प्यार कमजोर है, यही पढ़ने वाले हो तुम इस चैप्टर में। ठीक है जी। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको टाइम के साथ में बताते हुए चलूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। देखो, अगर मान लो लेट से कि ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी एटम है, मैंने इनको जोड़ दिया। ठीक है, इसी को ही आप नाम क्या बोलते हो कि मैम ये बॉन्ड के थ्रू, किसी बॉन्ड के थ्रू जुड़ गए हैं, है ना मेरा बेटा, यही बोलते हो आप। ठीक है, और प्लीज कैमरा ऑन रखिएगा। और आपको पता है एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। ठीक है, नहीं पता तो अभी हम वो भी पढ़ेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये सब वहां पे मालूम पड़ जाएगा। तो बेटा एक बात बताओ, केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। मतलब कोई अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो एटम्स को, या जो भी एटम्स इन्वॉल्व हैं एक कंपाउंड में, उनको आपस में क्या करके हुए हैं, जोड़े हुए हैं आपस में, है ना। कोई फोर्स यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा होगा जिसकी वजह से ये दोनों क्या हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। यस और नो। अब हो सकता है कि बॉन्ड हो सकता है कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो, है ना। तो ये सब हम टाइम के साथ हम डिस्कस करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर मान लो आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई बताओ, चलो केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर पढ़ रहे हो, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो आप कहोगे केमिकल बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि एटम्स को या आयंस को आपस में क्या करके हुए हैं, होल्ड करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अब बात आती है, ये कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हारे दिमाग में आ सकते हैं, जो पूरे चैप्टर में तुम्हें क्या मिलेगा बेटा, इनका जवाब मिलेगा। आपको दिख रहे होंगे कुछ क्वेश्चन, स्क्रीन पे दिख रहे होंगे मेरा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला है, ये आप सीखोगे एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, पहली चीज, है ना जी, क्यों कंबाइन हो रहे हैं एटम, मैम क्या जरूरत है। ठीक है, सोडियम क्या मैम सोडियम की तरह नहीं रह सकता है क्या, है ना। ऑक्सीजन ऑक्सीजन की तरह नहीं रह सकता है क्या, क्या जरूरत है इसको
कंबाइन होके O2 बनाने का, O3 बनाने का, है ना मैम। हाइड्रोजन हाइड्रोजन की तरह नहीं रह सकता क्या? क्या जरूरत है इसको H2 में कन्वर्ट होने का, ठीक है। और फिर बात आती है, तुम्हारे जहन में ये भी आएगा कि मैम देखो, why a definite number of atom are used to constitute a particular molecule। मतलब तुमने सुना होगा हाइड्रोजन जो है H2 की फॉर्म में रहता है, सुना होगा H2 गैस की फॉर्म में रहता है, H3 और H4 में तो नहीं रहता है ना, तुमने ये देखा होगा, ठीक है। और आगे पढ़ोगे कि कुछ ना, आप आगे देखोगे बेटा मॉलिक्यूल्स की शेप्स भी होती हैं, क्योंकि अगर आपने स्कूल में पढ़ लिया ये चैप्टर तो तुमने देखा होगा CH4 की टेट्राहेड्रल होती है ना, BF3 की प्लेनर होती है, ट्रायगोनल प्लेनर, अमोनिया की पिरामिडल होती है। तो आप ये इसी चैप्टर में पढ़ोगे जो कि हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक होगा, ठीक है। और आप ये भी देखोगे कि जो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, क्या नेचर है फोर्स का जो उसके अंदर क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी बातें तुम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ठीक है। अगर मैं मेरा बेटा बात करूं कि एटम कंबाइन क्यों करते हैं, तो कोई मुझे बताएगा? एनीवन प्लीज रेज योर हैंड। अगर कोई मुझे बताना चाहता है कि एटम कंबाइन क्यों करते हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा अनम्यूट करके, मेरा बेटा एक बार अपना हैंड रेज कीजिए। ओके, कविता आप बताइए। मैम क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं, जैसे नोबल गैसेस होती हैं और अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं वो, ठीक इसलिए है, वो बॉन्ड वो बनाते हैं। ओके, तो कविता कह रही हैं कि मैम जैसे नोबल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है ना, बाकी नोबल गैस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो वो कह रही हैं कविता में एटम भी इसलिए कंबाइन करते हैं ताकि वो अचीव कर सके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। यही डेफिनेशन है सबकी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे Yes, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है मेरा बेटा 1s2 2s2 2p4, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? 6। तो आप 6 डॉट से दिखाते हैं, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे भी सही, लुईस डो स्ट्रक्चर। अब इसको दो की किसकी कितने की जरूरत है बेटा? 2 की जरूरत है ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो ये क्या करता है, अपने ही दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है कि भाई दे दे मेरे को 2, वो कहता है तू मेरे को दे दे। तो दोनों ने क्या किया अपना, देख रहे हो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इधर आओ 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके भी, ठीक है। तो दोनों ने क्या कर लिया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो आप देख रहे होंगे कि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, ठीक है। कितने शेयर किए? 4 हुए ना टोटल, 1 2 3 4, बोलो। Yes, ma'am. yes, ma'am. 2 इसने किए, 2 इसने किए, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कहता है भाई साहब मेरे को तो 1 मिल जाएगा तो मैं अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लूंगा। तो वो दूसरे वाले हाइड्रोजन को कहता है भाई ला दे, शेयर कर लेते हैं दोनों। वो कहते हैं चल मैं भी कर लेता हूँ शेयर, ठीक है। ये आपका बॉन्ड बन, केमिकल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये सब भी आप क्या करने वाले हो, देखने वाले हो, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालो मेरा बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। जितने बच्चे यहाँ पे ज्वाइन है फटाफट से हेडिंग डालेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो वो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, केमिकल बॉन्ड है क्या, इट इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द कंस्टिट्यूएंट एटम और आयन टुगेदर। और होते हैं वीक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो आज ही डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़ने वाले हम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है। मेटेलिक बॉन्ड बहुत ज्यादा हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसको मैं ज्यादा डिस्कस भी करती भी नहीं, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हम करेंगे डिस्कस, बट बहुत ज्यादा नहीं, मतलब लाइक इसमें बताने का बहुत कुछ नहीं है। मेन अपने को आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस करना है, हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्कस करना है, वीक बॉन्ड का एग्जांपल है, ध्यान से सुन लो। आपने अगर स्कूल में पढ़ा हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, तो वो वीक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। उसमें कोई बॉन्ड नहीं बन रहा होता। जैसे कोवलेंट में तो क्या होता है बेटा, शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में शेयरिंग नहीं होती, ठीक है। इसमें सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ऐसे ही आपके और फोर्सेस होते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, ये भी वीक टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं, ठीक है मेरा बेटा। तो ये हम डिस्कस करेंगे, हालांकि ये हम पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में, जो कि आपका चैप्टर डिलीट हो चुका है,
ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर में ये आपका पहला टॉपिक हुआ करता था, लेकिन वो चैप्टर डिलीट हो चुका है। तो वंडरवॉल फोर्सेस में थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेंगे कि वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, तो वीक फोर्सेस होते हैं ये। क्या होते हैं मेरा बेटा? वीक फोर्सेस होते हैं। इसको हम आगे, इन सबको आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए। Yes, ma'am. उसके बाद ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को। जल्दी से ये जितना भी मैंने स्लाइड पे लिखा हुआ है फटाफट लिख लो, लिख के मेरे को थम्स अप जरूर कर देना। हाँ मैम लिख तो लिया है, हाँ मैम लिख तो लिया है। चलो चलो चलो, ये नहीं लिखना, मैं ऑलरेडी लिख चुके हो तुम लोग। ठीक है, चलिए अब आ जाओ, बड़े ही काम की चीज है, बड़े ही काम की चीज है मेरा बेटा। जो भी जिसका भी डाउट है तुम चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, हेजिटेट नहीं होना है। कि अगर मान लो कोई मेरा पॉइंट मेरे मुंह से बोला हुआ कोई ऐसा पॉइंट है जो तुम्हें समझ में नहीं आया, या तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन घूम गया कि ये तो मैम ने क्या बताया समझ में नहीं आया, आस्क एंड और यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। समझ में आ गई सबको मेरा बेटा? है ना? यस Yes, Yes. ma'am. तो अब हेडिंग डालेंगे कोज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डालो, रिपीट अनदर टाइम। अभी तो ये टॉपिक करा रही हूँ मेरा बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड में बेटा अभी मैंने सिर्फ ये बताया है कि आप दो तरह के बॉन्ड डिस्कस करोगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आपके आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक ही आ जाते हैं। वीक बॉन्ड में आपके हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवॉल फोर्सेस ही आ जाते हैं। इनको हम क्लास के जैसे आगे चैप्टर आगे बढ़ेगा उसमें हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ मैंने क्लासिफाई किए, कोई मैं डेप्थ में नहीं गई बेटा ये बॉन्ड ये होता है, ये होता है, ऐसे बनता है, वैसे बनता है। अभी मैंने कुछ डिस्कस नहीं किया। ठीक है, हेडिंग डालिए बेटा। अरे ओ ओ एच एच वाई वाई, अभी क्या पढ़ा रही थी मैं? अब इसका मतलब ये भी नहीं कि कुछ भी पूछोगे अंट शंट। ठीक है, क्वेश्चन शुड बी रेलेवेंट। ये क्या बता रही थी मैं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बनाता है। कहाँ था ध्यान तब? अंट शंट क्वेश्चन पूछते हो फिर। इधर आओ। ओके, हेडिंग डाल दिया, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है ना, कई बार बच्चों के दिमाग में होता है अच्छा मैम ने ये बोला क्वेश्चन, चलो भाई हम पूछते हैं क्वेश्चन, और जो आता भी होगा ना फिर दोबारा उसको पूछेंगे। इधर आओ, जब वो समझाऊंगी ना, अभी ऑक्टेट रूल इसके बाद आएगा टॉपिक, उसमें मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी वो। ठीक है बेटा, ये डायग्राम ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से नीट में क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ठीक है, तो बेटा अब हमें ये देखना है कि जब बॉन्ड बनता है ना, मान लो ए और बी है, अभी मैं कुछ लाइक ऐसा एग्जांपल नहीं ले रही हूँ, जनरल बात कर रही हूँ। लेट्स से ए और बी है। ठीक है, जब इनके बीच में बॉन्ड बनता है तो क्या होता है ये हमें देखना है। तो ये ग्राफ आप सभी बनाएंगे, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी इस ग्राफ को, देन आप बनाएंगे। ठीक है मेरा बेटा, तो ये जो ग्राफ बना हुआ है वो किसके बीच में बना हुआ है? एक तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वर्सेस डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, सॉरी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या? जैसे मान लो ये ए और बी है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है मेरा बेटा? आर है। क्लियर है? अब आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले मैं क्या मान के चल रही हूं, अगर आप थोड़ा सा फिगर से देख पाएंगे तो ये वाला वो केस है बेटा जब तुम्हारा ए और बी दूर दूर है। समझे कि नहीं समझे? मतलब इसमें आपको दिख रहा होगा थोड़ा पास आते हुए, लेकिन इस यहाँ पे क्या कंसिडर करोगे? एक मिनट रुको। हाँ हाँ, तो अभी क्या है मेरा बेटा, आपका जो ए और बी वो दूर दूर है। अगर ए और बी दूर दूर है तो उनमें तो कोई अट्रैक्शन नहीं होगी, ना ही कोई रिपल्शन होगी। बोलो क्या कहते हो? देखो दो टाइप के यहाँ पे फोर्सेस होंगे, इधर आओ। देखो, एक तो मेरे पास ए का न्यूक्लियस होगा, बोलो क्या कहते हो? एक मेरे पास बी का न्यूक्लियस होगा, है ना? ठीक है, अब ए कोई एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे, हाँ मैम होंगे तो सही। जो बी होगा उसके पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. कोई कितने भी इलेक्ट्रॉन डाल दे रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दो टाइप के फोर्सेस कौन से होंगे? एक तो क्या होगा मेरा बेटा, जो न्यूक्लियस है, मान लो ए का न्यूक्लियस है, ठीक है, और जो यहाँ पे बी का न्यूक्लियस है, एक तो न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, बोलो धक्का मुक्की,
ये सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, और क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा। गेटिंग माई पॉइंट? जब पास आएंगे ये दोनों, पास आने पे कौन कौन से फोर्सेस बेटा रोल प्ले करेंगे? एक तो पॉजिटिव न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन, और एक होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? जो आपका मान लो ए का जो न्यूक्लियस है वो, और जो बी के इलेक्ट्रॉन्स है वो, या बी का न्यूक्लियस है वो और जो ए के इलेक्ट्रॉन्स है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यही फोर्स तो काम कर रहे हैं ना जब ए और बी पास आ रहे हैं, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, ठीक है। इधर आओ, पहला केस मैं बता रही हूँ, जब तुम्हारा ए को मैं ऐसे दिखा रही हूँ, बी को मैं ऐसे दिखा रही हूँ, तो ताकि थोड़ी सी चीजें तुम्हें सिंप्लीफाई होके मैं दिखा सकूं। अभी ए और बी क्या है मेरा बेटा? आपस में बहुत दूर है। अगर ये बहुत दूर है तो इनमें ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना रिपल्शन होगा। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। Yes, ma'am. जब यहाँ पे कोई अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं है, ना तो यहाँ पे प्यार मोहब्बत हो रही है, ना यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो क्या है? एनर्जी यहाँ पे जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। बोलो हाँ, क्या कहते हो? क्या कहते हो? बोलो। यही Yes, ma'am. ये जो यहाँ पे ये दिखा रखा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब क्या होगा? ये धीरे धीरे एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू करेंगे, थोड़ा सा अट्रैक्शन होने लगेगा, प्यार मोहब्बत होने लगेगा, तो ये क्या होंगे? पास आएंगे, है ना? अब ये धीरे धीरे क्या आएंगे मेरा बेटा? पास आएंगे। जब पास आएंगे तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन से। यस मैम। ठीक है, अब क्या होगा? और ज्यादा पास आएंगे, और ज्यादा पास आएंगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा मेरा बेटा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन के बराबर हो जाएगा। बेटा माइक अनम्यूट मत करना, डिस्टर्बेंस होती है, नहीं तो फिर मेरे को रिमूव करना पड़ जाएगा। क्या बोला मैंने? एक टाइम ऐसा आएगा जब ये और क्लोज आ जाएंगे। बोलो क्या कहते हो? इस टाइम पे क्या होगा? आपका केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी बोलो कम होगी। क्या कहते हो? चलो ग्राफ में देखें, आ जाओ, इधर आओ। पहले क्या थे? ये दूर दूर थे, फिर ये पास आने शुरू किए, फिर देखो और क्लोज आए, तो देख लो जैसे जैसे ये पास आ रहे एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी कम हो रही है। कैन यू सी दैट? देखिए बच्चों, क्या आप ग्राफ के थ्रू इसको एनालाइज कर सकते हैं कि मैम क्या बोल रही हैं? बेटा मेरे इशू है, तभी मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रही हूँ, आपको मेरे एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? इसीलिए मैं थोड़ा जोर देके बोल रही हूँ, ठीक है? ओके, तो एक टाइम ऐसा आया जब एनर्जी क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी कम है, इस टाइम पे आपके क्या हो चुका है? केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन बोलो हो चुकी है। यस। और जब बॉन्ड बनता है तो सुनना होगा तुम लोगों ने, एनर्जी रिलीज होती है, और उसी एनर्जी को क्या नाम दिया जाता है? बॉन्ड एनर्जी नाम दिया जाता है। बोलो। Yes, ma'am. अगर मान लो Yes, ma'am. तुमसे कोई पूछ ले बेटा बॉन्ड एनर्जी का डेफिनेशन बताओ, तो क्या बोलोगे? कि मैम द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जब बॉन्ड बना उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज बॉन्ड एनर्जी। या बॉन्ड एनर्जी को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे तुम आगे थर्मोडायनेमिक्स में तुमने स्कूल में पढ़ा होगा कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। यू कैन ऑल्सो डिफाइन बॉन्ड एनर्जी इन दैट टर्म ऑल्सो, ठीक है? यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि बॉन्ड बना, एनर्जी रिलीज हुई, तो जो एनर्जी रिलीज हुई ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन को, उसको मैंने क्या नाम दिया? बोलो, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो पोटेंशियल, ध्यान रखना पोटेंशियल एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी को रिलेट मत करना। मैं फिर बोल रही हूँ, सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल, इधर आओ, कहाँ लिखूं? यहाँ लिखूं। अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल है वो स्टेबल है, तो ध्यान रखना उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। गेटिंग माय पॉइंट? अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, ये जो इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है, बॉन्ड बन चुका है, तो देखो ना पोटेंशियल एनर्जी कम है, दिख पा रहा है? मैम ये
मैम ये ऑपोजिट क्यों है? बेटा पोटेंशियल एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी अपोजिट काम करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बॉन्ड एनर्जी बहुत अलग है। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है कि आपको कितना बॉन्ड आपका स्टेबल है, कितना मॉलिक्यूल स्टेबल है, ठीक है। अगर मान लो आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है मेरा बेटा, लेट से मान लो ये है, अगर आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है उस केस में। यस मैम। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो इसीलिए कह रही हूँ पोटेंशियल एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी को कंपेयर मत करना। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि जब बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे देखो क्या है, कम है, मिनिमम है, सबसे कम है। और बेटा अब क्या होगा, अगर मान लो एक हद से ज्यादा एटम क्लोज आ गए, अब यहाँ पे कौन सा फैक्टर रोल प्ले करेगा, रिपल्शन वाला। और अगर रिपल्शन हो जाता है तो तुम्हें पता है, अगर मान लो दो दोस्त के बीच में हो गई लड़ाई तो दोनों अपनी एनर्जी दिखाएंगे, एक उसकी आंख फोड़ेगा, दूसरी उसकी आंख फोड़ेगा, एनर्जी हो जाएगी एकदम खत्म। यस मैम। ठीक है, तो क्या समझ में आया तुम्हें इस ग्राफ से कि मैम पहले पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, तब कब जीरो थी, जब भाई साहब दोनों में कोई लड़ाई कोई प्यार नहीं था, ठीक है। फिर दोनों पास पास आए, अट्रैक्शन शुरू हुआ, फिर और पास आए, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों बराबर। और एक टाइम ऐसा आया, अगर ज्यादा इंटरफेरेंस होगी तो भाई साहब एक मुक्का उसको एक मुक्का उसको, फिर अपनी एनर्जी दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्लियर है मेरा बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब यहाँ पे तो मैंने सॉरी हाँ, अब जो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक बार इसको पढ़ना और मुझे कंफर्म करो समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी से कंफर्म करो। मैंने पहले ही बोला था घर से पढ़ के आना, ताकि तुम्हें क्लियर हो कि मैम बोल क्या रही है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैम ये हमने पढ़ा हुआ है और हमारा अच्छे से अब रिवीजन हो रहा है। देखो, जब दो एटम अप्रोच करेंगे, बेटा माइक म्यूट करो, किसने अनम्यूट किया हुआ है? पूछना है तो कुछ चैट बॉक्स में पूछो, वरना हैंड रेज करो ताकि मैं आपको बोल पाऊं कि हाँ बेटा पूछो। अगर एक भी बच्चा अनम्यूट करेगा, इतना नॉइज आ रहा है आप लोगों के पीछे से। जब दो एटम अप्रोच करेंगे तो आपको बता दिया मैंने कौन कौन से फैक्टर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, टू न्यूक्लियर ये वाले फोर्सेस काम कर रहे हैं। देखो, अगर नेट रिजल्ट इज अट्रैक्शन, द टोटल एनर्जी, देखो अगर अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है एनर्जी बढ़ रहा है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ज्यादा क्लोज हो जाएंगे, उस टाइम पे क्या होगा मेरा बेटा, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और एक बात बताओ, अगर एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बोलो? ज्यादा। ज्यादा। ये तुम ऑलरेडी वहां पे भी पढ़ चुके हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा। तभी तुम क्या करते हो, लोवेस्ट एनर्जी वाला क्या भरते हो, शेल भरते हो, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और अगर एनर्जी रिलीज होती है बेटा वो कैसा प्रोसेस होता है, जल्दी बताओ? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। तो ये ग्राफ पल्ले पड़ा? Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। Yes, ठीक है, ma'am. तुम ग्राफ को ध्यान से देखना कि इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि एग्जामिनर पता है क्या देगा, आओ इधर, वो तुम्हें क्या पूछेगा, वो तुम्हें ना इस तरीके से ग्राफ बना के देगा और वहां पे कुछ लेबलिंग वो कर देगा, क्वेश्चन मार्क लगा के या कुछ ब्लैंक बना देगा और कुछ ऑप्शन पूछेगा फिर उसके अकॉर्डिंग। या दूसरा क्वेश्चन कैसे हो सकता है, वो सीधा बोल देगा बताओ भाई इनमें से कौन सा ग्राफ सही है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का, तो तुम्हें फिर वहां पे मालूम होना चाहिए कि ये ग्राफ सही है, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालो ऑक्टेट रूल, चलो जल्दी करो। ऑक्टेट रूल किसने दिया था? ऑक्टेट रूल लुईस एंड क्वेसेल ने। तो अभी मेरे से मैंने आप लोगों को बताया, और कुछ एक स्टूडेंट पता नहीं क्या नाम था उसका जिसने भी मेरे से पूछा था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट, पूछा था कि ओ और एच एच कैसे। एक बार मैं फिर बता रही हूँ और आखिरी बार बताऊंगी, ठीक है। देखो, अपन ने देखा था कि एटम कंबाइन क्यों हो रहे हैं। मेरे को कविता ने बोला कि मैम वो स्टेबल होना चाहते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। एटम कंबाइन क्यों करते हैं, अब वो स्टेबल होना चाहते हैं। तो अगर मैं ऑक्टेट रूल की बात करूं बेटा, तो एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं, टू कंप्लीट एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। बोलो, जैसे ऑक्सीजन के पास क्या है 1s2 2s2 2p4 है,
तो 6 इलेक्ट्रॉन है ना इसके आउटर मोस्ट में, बोलो। Yes, ma'am. तो इसको 2 की कमी है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो क्या होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये शेयरिंग कर लेता है 2 इलेक्ट्रॉन की, तभी यहाँ पे क्या बन रहा है, O डबल बॉन्ड O। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जैसे एक और एग्जांपल ले लो, किसका लोगे, क्लोरीन ले लो, इधर आओ। क्लोरीन के पास कौन बताएगा मुझे, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं रूपांजल? Ma'am, 1. नहीं, वैलेंस शेल में क्लोरीन के, Oh, ma'am, वैसे 7 होते हैं. हाँ चाहिए उसको 1, है ना। तो आप वो 7 इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाते हो, ऐसे दिखाते हो। ठीक है, अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो क्या करेगा कि भाई साहब एक और क्लोरीन के साथ क्या कहेगा, भाई शेयर कर ले, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। वो कहता है चल मैं भी शेयर कर लेता हूँ, मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये Cl2 बन जाता है। ठीक है, और जो ये बॉन्ड बना है क्योंकि ये शेयरिंग से बना है, दिस इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। इसके बारे में भी हम थोड़ी डिस्कशन कर लेंगे। वैसे कोवलेंट बॉन्ड बुक काफी ज्यादा सिंपल है, पहले आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है मेरा बेटा, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, एटम्स के बीच में शेयरिंग होती है, क्योंकि पहले मैंने क्या पॉइंट बोला कि एटम कंबाइन हो रहे हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, अब किस तरीके से कंबाइन हो रहे हैं, पहला है क्या, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है बेटा। एक तो ये वाला केस होगा कि जब क्या होंगे, 2 एटम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, जैसे O2 N2 H2 Cl2, है ना, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा तरीके से कैसे शेयर कर सकते हैं कि मान लो एक ऐसा बंदा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और दूसरा ऐसा बंदा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ना। तुमने सुना है इसका नाम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम सुना है तुमने, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट Yes, बॉन्ड, ma'am. ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ अगर नहीं मालूम है। आओ इधर, जैसे बेटा ये BF3 है, अगर तुम बोरोन के सराउंडिंग में देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ठीक है जी, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और एक हमारे पास है NH3, इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, तो अब क्या करेगा, इसके पास नहीं है इसके पास है, तो ये शेयर कर देता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम ऐसे एरो से दिखाते हैं। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि क्या किया, एक बंदे ने दिया लेकिन शेयर दोनों ने किया, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं टाइम के साथ साथ। ठीक है, अभी क्या समझोगे क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक ऐसा बंदा होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और दूसरा ऐसा बंदा होगा जिसके पास, बोलो, देने के लिए इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है, जल्दी बोलिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. बेटा जो ये डेफिनेशन है ऑक्टेट रूल वाली, क्या ये सही है क्या हर जगह? नहीं, ऑक्टेट रूल मतलब होता है कि भाई साहब हर बंदा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, जो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा वही स्टेबल होगा, वही एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ऐसी बात है क्या? नहीं मैम, ऐसे भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनका ऑक्टेट या तो कंप्लीट नहीं है या है उससे ज्यादा है, फिर भी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल अभी मैंने BF3 वाला भी बताया, है ना। पहली एक्सेप्शन है, लिखो ट्रांजिशन मेटल आयंस, लिखो जल्दी। जो एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल में है, पहली एक्सेप्शन है ट्रांजिशन मेटल आयन। ट्रांजिशन मेटल तुम्हें लोगों को मालूम है डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं। तो एक बात बताओ मेरा बेटा, अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो तुम क्या देखते हो, S2P6 होनी चाहिए उसकी कॉन्फ़िगरेशन, है ना, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए। यही बोलते हो आप, बोलो। Ma'am. Yes, ma'am. लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से कोई भी एग्जांपल ले लो, आयरन ले लो, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना, 4s2 3d6 ये होती है। अब मैम हमें तो नहीं आती ये कॉन्फ़िगरेशन, आनी चाहिए थी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ के आते हो। ठीक है, तो अब इसमें से क्या किया मेरा बेटा, 2+2 का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन मैं कहां से निकालूंगी, S में से निकालूंगी, तो यहाँ पे बन गया 3d6। तो अगर तुम यहाँ पे नोटिस करो, इधर देखना, 4 10 12 और ये 18, ठीक है, आर्गन बन गया।
इधर आओ, अगर तुम नोटिस करो मेरा बेटा, 1 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट वाली शेल में, सेकेंड वाली शेल में 8 है, देख रहे हो आप? यस देख रहे मैम। हो? यस मैम। लेकिन जो बेटा थर्ड वाली शेल है उसमें देखना कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 6 8 और 8 और 6 कितने होते हैं, 14। तो मैम यहाँ तो ऑक्टेट नहीं है, फिर भी ये है, तो दिस इज क्या है, वॉलेट कर रहा है ना, उल्लंघन कर रहा है ऑक्टेट रूल का। बोलो क्या कहते हो? तो जो आपके ट्रांजिशन ma'am. मेटल आयंस है फर्स्ट एक्सेप्शन में आ जाएगा आप लोगों के ट्रांजिशन मेटल आयंस में, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आता है, एक और चीज आती है, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो मतलब क्या होता है पता है? सूडो मतलब होता है फॉल्स, वेरी गुड, लगता है लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअल में। इनर्ट गैस क्या होता है? इनर्ट गैस जो आपकी नोबल गैस है उसमें Noble gases. एक्सेप्ट हीलियम, उसमें 1s2 होता है। लेकिन बेटा जो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है S2p6D10 वाली, जिसमें डी में भी क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे जिंक +2। पहले जिंक का क्या होता है 30, लिख रहे हैं इसकी 1s2 2s2 2p6 है ना, 3s2 3p6 4s2 3d10, ये होता है आपका जिंक का। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दूं तो ये बन जाएगा ये बेटा। हाँ वो ग्रुप 18 एलिमेंट्स है, लेकिन ये नहीं है जो अभी मैं बता रही हूँ सूडो इनर्ट वाला। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेरा बेटा क्या हुआ है, यहाँ पे कैसी कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं वैलेंस शेल की बात करूं S2p6 और D10, देख रहे हो? तो ये भी क्या है, एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल की, ठीक है जी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये 2 हो गए, ट्रांजिशन मेटल वाला और सूडो वाला, जल्दी बताइए। Yes, Yes. ma'am. अगर लिखना हो तो फटाफट से जल्दी से थम्स अप देंगे। मैं फिर बोल रही हूँ बेटा, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम। हाँ एनसीईआरटी मस्ट है, लेकिन देयर आर सम टॉपिक्स विच इज नॉट मेंशन इन योर एनसीईआरटी। देयर आर सम एग्जाम्पल विच इज इम्पोर्टेंट बट विच इज दैट इज नॉट मेंशन इन योर एनसीईआरटी, तो हमें वो भी पढ़ने रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज जो मैं बता रही हूँ समझा रही हूँ प्लीज वो कर लेना, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ ये वाले दिए हुए हैं, ये वाले जो भी मैं बताऊंगी। थर्ड आता है बेटा एक्सेप्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट का मतलब क्या है, जिसमें भाई साहब उनका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, और ऐसे वाले कंपाउंड्स को हम हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरा बेटा? हाइपोवेलेंट। अभी टेस्ट लूंगी तुम्हारा, दिमाग कान वान सब खोल के बैठो, टेस्ट लूंगी अभी। हाइपोवेलेंट कौन सा होता है? जिनमें इलेक्ट्रॉन 8 से कम होते हैं, जैसे BF2 कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। किसका माइक अनम्यूट है जी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ ठीक है। BF3 में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरा बेटा, बताओ, बोलो बोलो, कितने हैं बोरोन के सराउंडिंग में? 6। Yes, ma'am. यस मैम। ऐसे मत बैठो जैसे मैम पता नहीं क्या ही बता रहे हो, ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। डोंट बिहेव लाइक दिस। AlCl3 में कितने इलेक्ट्रॉन है सराउंडिंग में? 6. वेरी गुड। BCl3 में कितने हैं? 6. 6. हो गए ना 8 से कम। तो ऐसे वाले कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं मेरा बेटा, बोलो? हाइपोवैलेंट कंपाउंड। वेरी Hypovalent compounds. बोलते हैं, या फिर यू कैन ऑल्सो से कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी आती है एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। इनको हम क्या बोलते हैं? हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं मेरा बेटा? हाइपरवैलेंट कंपाउंड। वेरी गुड। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 8 से ज्यादा होते हैं, और हम इसको सुपर ऑक्टेट भी बोलते हैं। जैसे ये है ना इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो ये वाले हो जाएंगे जो एक्सपेंड कर रहे हैं ऑक्टेट को, मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सुपर ऑक्टेट भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो बेटा, PCl5 है। अब PCl5 में देखो फॉस्फोरस के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। देखो 2 2 2 टोटल हो गए 10। SF6 में 12, ClF3 में 10। अब कहोगे मैम 10 कैसे होंगे, यहाँ तो 3 ही फ्लोरीन है। अभी तुमने वो नहीं पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन, अगर स्कूल में पढ़ लिया हो तो तुमको मालूम होगा कि T शेप होती है इसकी। पढ़ा क्या? यस मैम।
तो कितने Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन? 6 ये और 4 ये, 10 हो गए ना। ICL 5 के 10 नहीं है, 12 है। ये कैसे पता चलेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है? जो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक है वहां पे, वरना आइडिया तो लग ही जा रहा है। ठीक है, 8 से तो ज्यादा ही है। अगर मान लो तुम इसके 10 भी गिन रहे हो, गलत भी गिन रहे हो, तो भी वो 8 से ज्यादा ही है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे वाले कंपाउंड्स क्या होते हैं अपने? हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स। क्लियर है? क्योंकि ये नीट में आ चुका है, पहले ही बता रही हूँ मैं, और तुम्हारे ये अवंती वाले टेस्ट में भी आया करेंगे ये क्वेश्चन। लिख लिया करो इनको कि मैम ने बोला इंपॉर्टेंट है। तीसरे ऐसे होते हैं मेरा बेटा जिनमें ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं। मतलब ओड इलेक्ट्रॉन मतलब समझते हो? 1 3 5 7। ठीक है, समझ गए? ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज Yes, होते हैं ma'am. जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, क्योंकि ऑक्टेट रूल वाले जितने भी फॉलो कर रहे हैं वहां पे ओड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जैसे इसके जो स्पेशल एग्जांपल है बेटा, एनसीईआरटी वालों ने स्पेशल मेंशन कर रखा है इनके एग्जांपल, तुम भी वो याद रखो, क्योंकि डायरेक्ट आता है। पता कैसा क्वेश्चन आता है? तुम्हें ना 10 कंपाउंड दे देंगे और बोलेंगे बताओ भाई इनमें से कौन सा ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो याद रखो, अभी मैं समझाती हूँ ऐसा क्यों। 3 कंपाउंड है, याद करने का तरीका क्या है? NO2 ClO2, ऐसे याद करना है तुम्हें, ताकि कोई नींद में भी पूछे और तुम बता दो। NO2 ClO2। क्या बोला मैंने? NO2 ClO2। ठीक है, तो जब तुम इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, वैलेंस करो, जैसे नाइट्रोजन के कितने होते हैं? 5, और इसके कितने होते हैं मेरा बेटा? 6, 11 हो गए। यस मैम। या तुम अगर इनका मान लो एटॉमिक नंबर ले रहे हो, 7 + 8 कितने होंगे? 15 हो गया ना, ओड आ गया। तो ये किस तरीके से बनता है? इधर देखो, ये देखो ऐसे बनता है ये। NO2 कैसे बनेगा? ये NO2 ही था। ClO2 कैसे बनेगा? इधर आओ, और एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हम दिखाते हैं। दिख रहा है आपको? ये एक इलेक्ट्रॉन, दिस इज ओड इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या बोल रहे हैं? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिस इज ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। NO2 कैसे बनेगा? देखो NO2 कैसे बनेगा, इधर देखो, नाइट्रोजन है, NO2 तो मैंने बना दिया, NO, ओके NO। अब देखो ना, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सारे बच्चे बताओ। 1s2 2s2 2p3। ठीक है, कितने होते हैं? 5। 5. तो 2 तो यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए, बचे 3। ये देखो बच गए, दिस इज ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो कैसे याद रखोगे? जल्दी बोलो। NO2 ClO2। NO2 ClO2. यस, दीज आर ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो अभी तक मैंने तुम्हें कौन से बताया? जल्दी आओ। एक ट्रांजिशन मेटल आयंस, जहां पे ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है। दूसरा इज सूडो इनर्ट गैस। इनर्ट गैस होती है S2P6। सूडो मतलब देखने में इनर्ट गैस है लेकिन है नहीं, S2P6D10। ठीक है, जल्दी जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं उनकी होती है कॉन्फ़िगरेशन। और कौन से होंगे जिनमें ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है? उनको हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स बोलेंगे। जिनके 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उनको हम हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स बोलेंगे। और जिनके पास ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है वो आपके कौन से हैं? NO2 और ClO2। ठीक है, कुछ आपकी नोबल गैसेस भी हैं भाई साहब, ये भी एक्सेप्शन है। मैम काहे, क्यों? तो नोबल गैस कैसे एक्सेप्शन हो सकती है? बिल्कुल हमें पता है कि नोबल गैस को तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं चाहिए, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। फिर भी देखो ये कंपाउंड्स बनाते हैं। मैंने शायद तुम्हें पहले बताया होगा, जिनोन के कंपाउंड्स तुमने देखे होंगे, जिनोन के कंपाउंड्स तुमने देखे होंगे। ठीक है, और एक क्रिप्टोन का भी कंपाउंड, क्रिप्टोन का भी होता है ये वाला। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो ये 6 पॉइंट मेरे बच्चों को याद रहेंगे, जल्दी बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Give me thumbs up, give me thumbs up. वेरी गुड, शाबाश मेरा बेटा। ठीक है, तो अभी तक मैम जो आपने करवाया उसमें से कोई पेपर में क्वेश्चन आएगा भी सी क्या? बिल्कुल, एक तो क्वेश्चन बन चुका है नीट में, अभी तुम्हें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगी। ठीक है, एक बार मैं आयनिक बॉन्ड समझा दूं उसके बाद। एक तो पेपर में आया हुआ है लाइक ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन से आया हुआ है क्वेश्चन, और एक आया हुआ है इस वाले डायग्राम पे क्वेश्चन। तो जितना मैंने अभी पढ़ाया अभी यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, अब मैं बात करूंगी आयनिक बॉन्ड। अब देखो आयनिक बॉन्ड क्या होता है मैम, ये हमने पढ़ा है बचपन में। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? अब हमने देखा बेटा कि केमिकल बॉन्ड क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, अभी मैंने बोला। तो अब वो टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं भाई साहब, जिसमें से पहला है हमारे पास आयनिक बॉन्ड।
तो आयनिक बॉन्ड दो या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में बनता है, लेकिन कैसा बनता है, कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। एक एटम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। वाई इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, बोलो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तभी इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी है। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर वो कह रहे हैं, इधर आओ, अब आपकी मर्जी, आपको इसको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखो, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखो, या फिर आप पॉइंट्स बना के लिख लो। जैसे आयनिक बॉन्ड लिखोगे ना तुम, ये पॉइंट बना लो, पहला नंबर का पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये बना लो। क्या कह रहा है कि जो बेटा आयनिक बॉन्ड बनेगा ना, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो पॉसिबल नहीं है सिमिलर एटम्स के बीच में। मान लो तुम हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लो और तुम कहोगे कि उसमें हम मैम आयनिक बॉन्ड बना देंगे, नहीं पॉसिबल हो पाएगा। आपको आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए बेटा दो डिसिमिलर एटम्स चाहिए। कैसे चाहिए? ऐसे दो एटम्स चाहिए जिनका डिफरेंट नेचर हो, मतलब एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। मतलब एक ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन देना जानता हो और एक ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना जानता हो, क्योंकि तभी अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा दूसरा एक्सेप्ट करेगा, तभी क्या होगे, उस पे कैटायन और अनायन बनेंगे वो लोग, और उसी के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसी को हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं। जैसे एग्जांपल, Na में क्या होता है, 281। Yes, ma'am. तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता है इसमें एक होता है, इसको मैं इससे दिखा रही हूँ, ध्यान रखना हमें इनर कोर इलेक्ट्रॉन से लेना देना नहीं होता। हमें केमिस्ट्री में ज्यादा जो हमारा डिस्कशन होता है वो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ही होता है। तुमने पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में भी देखा होगा, मैंने अंदर की इलेक्ट्रॉन ही याद करो, जब आयनाइजेशन एनर्जी की बात करी थी तब भी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी वैलेंस की बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन की, याद है? ओके। अगर मान लो यहाँ पे मैं ले रही हूँ क्लोरीन, क्लोरीन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। 7th इलेक्ट्रॉन को मैं कुछ इस तरीके से दिखा रही हूँ। तो एक बात बताओ, अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट, और ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है? तो यहाँ पे सोडियम Yes, क्या ma'am. हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ, और ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, तभी इसने एक्सेप्ट किया। बोलो। यस मैम। कैसा हो गया, डिफरेंट हो गया। एक पॉजिटिव है, एक देना जानता है, एक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, दूसरा क्या कर रहा है, मैम गेन कर रहा है। गेन कर रहा है, ठीक है? एक वर्ड आता है, एक टर्म आती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय एटम। तो सोडियम ने कितने एटम दिए, अपना कितने इलेक्ट्रॉन दिया, एक, नोट एटम, इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो जाएगा सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी, 1। क्लोरीन ने कितने लिए, 1, तो क्लोरीन की हो जाएगी 1, ठीक है? बोलो। एक और एग्जांपल ले लें, मान लो एक और ले लेते हैं हम, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है? और NaCl को आप ऐसे लिखते हो। मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में मुझे सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ नयन, सोचना नहीं है, मेरे को ये बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वेरी गुड, शाबाश मेरा बेटा, वेरी गुड। 282 होता है, यस मैम। है ना? यस मैम। ये जब लोअर क्लासेस में तुम लोग करते थे ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, ओ सॉरी ये तो लोअर में पढ़ते थे, अभी कौन सा पढ़ते हो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है? तो आपको यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए। ये तो अपन बच्चे थे अरे तब पढ़ते थे, ठीक है? तो ये सबको याद होने चाहिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरा बेटा, 2, ठीक है? और क्लोरीन के पास क्या होते हैं, 7 होते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से दिखा रही हूँ, देखो मेरा बेटा। अभी तुम्हें बहुत इजी लगेगा, अभी तो 1-2 दिन तो जम्मा इजी चलेगा भाई, मजा तब आएगा जब हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट होगा।
देखो अगर मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दे और ये दोनों एक एक एक्सेप्ट कर ले तो काम बन जाएगा हमारा। यस मैम। Yes, ma'am. तो ये एक इसको दे देगा और ये एक इसको दे देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था तो इस पे प्लस आएगा, क्लोरीन ने 1 लिया तो इस पे नेगेटिव आएगा। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है इनके बीच में क्या है, बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऑफ अट्रैक्शन। इसी को ही आप क्या नाम दे रहे हो मैम, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। हर जगह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है इनमें, सेम है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है ना, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर है। ऐसे ही मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 दिए। इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी मैग्नीशियम की, 2। गुड मेरा बेटा, शाबाश। और क्लोरीन की कितनी हो जाएगी, 1। एक क्लोरीन एक ही ले रहा है ना, 2 मत बोल देना, एक क्लोरीन एक ही ले रहा है। तो ऐसे कैसे दिखाते हैं हम, Mg+2Cl नेगेटिव, ठीक है। तो 2 ने लिया तो मैं यहाँ पे 2 दिखा रही हूँ, तो इसको हम ऐसे ही तो लिखते हैं MgCl2। हाँ जी मेरा बेटा, माइक म्यूट कर लो ना, तुम लोग ऐसे मत किया करो, मेरे को प्रॉब्लम होती है ना माइक वो करते हो तो आप लोग, फिर मेरे को ना रिमूव करना पड़ जाएगा, और तो कुछ नहीं। हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेट मी जस्ट चेक किसका माइक अनम्यूट है। नैतिक जी माइक म्यूट करो। हाँ, और कौन है ये, शौर्य जी, आप भी, क्या बातें चल रही है शौर्य नैतिक के बीच में। हाँ जी शौर्य माइक म्यूट बेटा। और किसका ऑन है, बस शौर्य लगता है गायब हो गया माइक ऑन करके, ठीक है। हाँ शौर्य ठीक है, चलो चले आगे, चलो जी ठीक है, चलो आगे। यहाँ पे मैंने ये पॉइंट ऑलरेडी बता दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर डायरेक्शन में इक्वल होता है, तो आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है। ये पॉइंट नीट में पूछा जा चुका है, ठीक है। और बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे एक वर्ड आता है क्रिस्टल लैटिस, एक टर्म आती है क्रिस्टल लैटिस, तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, जो ये NaCl है ना, जो ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। ये क्रिस्टल लैटिस होता क्या है मेरा बेटा, पता है, किसी ने सुना है क्रिस्टल लैटिस? यस मैम। 3D अरेंजमेंट होता है बेटा, 3D अरेंजमेंट होता है आयंस का। दिखाऊं, मैं यहाँ पे वो पिक्चर भी लाई हूँ, ये देखो, कैन यू सी दैट? यस मैम। जैसे देखो 3 डायमेंशन में आपके क्या होते हैं, आपके कैटायन और आनायन अरेंज होते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे ये बड़ा वाला आपको दिख रहा होगा ये क्लोरीन है, और ये छोटा वाले हैं सोडियम है। हालांकि दोनों का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। यहाँ पे आपको हो सकता है कोई बच्चा काउंट करने बैठेगा, कहेगा मैम क्लोरीन तो ज्यादा है यहाँ पे, तो आप ये मत देखो कितने हैं, सिर्फ मैं आपको ये समझा रही हूँ क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, ठीक है मेरा बेटा। जितने आपके Na होंगे उतने ही आपके कितने क्या होंगे मेरा बेटा, Cl नेगेटिव होंगे, 1:1, ठीक है जी, ओके। तो उसके बाद वो क्या बोल रहे, इधर आओ, इधर आओ मेरा बेटा। एक टर्म आती है लैटिस एनर्जी, हो सकता है सुना हो आपने, कितने बच्चों ने सुना है द टर्म लैटिस एनर्जी? लैटिस एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म। वैसे तो एस ब्लॉक में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, लैटिस एनर्जी का, लेकिन कमबख्त वो चैप्टर हो चुका है डिलीट, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है मेरा बेटा, देखो लैटिस एनर्जी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, देखो मान लो तुम्हारे पास ये क्रिस्टल है, ठीक है, 1 मोल क्रिस्टल है। अगर मान लो मेरे को इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, मान लो NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है, इसमें मेरे को इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए, इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आयंस। गेटिंग माय पॉइंट? इसी को ही हम क्या नाम देते हैं, लैटिस एनर्जी नाम देते हैं। क्या बोला मेरा बेटा,
कि बॉन्ड इस लैटिस को ब्रेक करके कंस्टिट्यूएंट आयंस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो क्या होगी मेरा बेटा, लैटिस एनर्जी। या तो तुम ऐसे बोल सकते हो, या तुम दूसरे वे में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। क्या क्या एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस, मतलब जब लैटिस बनेगा बेटा, देखो जो चीज बनती है एनर्जी निकलती है, सुन लो, जो चीज टूटती है उसमें एनर्जी लगती है, ये बात अपना लाइफ टाइम ध्यान रख लेना, ठीक है? ये रियल लाइफ में भी तुम लोग लगा सकते हो। अगर मान लो दो दोस्त गहरे हैं, है ना, गहरी दोस्ती है दो बच्चों के बीच में, है ना, मान लो पल्लवी और पाहुल प्रीत है, मेरे को उनकी दो फ्रेंडशिप तोड़नी है, तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, यस। और अगर मान लो जिनके बीच में प्यार मोहब्बत अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो भाई साहब उसमें तो एनर्जी रिलीज होती है, फिर तुम्हें गाने सुनते हैं, हवाएं बहती हैं, पता नहीं क्या क्या, ठीक है? तो अगर आपका क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो रही है तो एनर्जी रिलीज होगी, अगर आप ब्रेक कर रहे हो तो उसमें एनर्जी चाहिए होगी। समझ में आया लैटिस एनर्जी क्या हो गया मेरा बेटा? जैसे अभी मैंने बोन एनर्जी क्या बताई थी, इधर देखो, बोन एनर्जी में क्या था कि अगर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, जो एनर्जी उस टाइम रिलीज होगी, ये बोल रहे थे। या फिर तुम क्या बोल सकते हो, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए। लैटिस में क्या बोल रहे हो, लैटिस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, वो लैटिस एनर्जी। या जब लैटिस बन रहा है एनर्जी रिलीज होगी, वो लैटिस एनर्जी। गेटिंग? ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट बोला है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता, उनका सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद है तुम लोगों को? मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस बताया था। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था, सिंपलेस्ट, क्या था, सिंपलेस्ट रेशियो एटम्स इन कंपाउंड, और जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल नंबर जो है एटम्स का इन डिफरेंट इन द कंपाउंड, वो होता था। तो NaCl क्या है आपका, एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है? जब आप इसका मास निकालते हो, क्या निकालते हो, 23 + 35.5। यस मैम। Yes, ma'am. तो कोई भी इसको मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलेगा, जनरली आयनिक कंपाउंड्स में हम वर्ड यूज करते हैं फॉर्मूला मास। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा कहीं पे, सिर्फ ये जस्ट नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ठीक है? आयनिक कंपाउंड्स में फॉर्मूला मास हम बोलते हैं, जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उसमें हम मॉलिक्यूलर मास ये सब बोलते हैं, ठीक है मेरा बेटा? ओके, निकालते वैसे ही है, मास ऐड करके निकालते। जैसे सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का हम लेते हैं 35.5 एवरेज वाला, निकालते वैसे ही है। क्या मेरे बच्चों को पॉइंट्स क्लियर हो गए? जो अभी तक मैंने बताया कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, किनके बीच आयनिक बॉन्ड बनता है ना, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, व्हाई आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस, व्हाट इज लैटिस एनर्जी, बस ये बताना ना, ठीक है? एक बार बताओ, अगर तुम्हें आयनिक बॉन्ड बनाना है, स्टेबल आयनिक बॉन्ड, तो कोई मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताएगा उसके लिए क्या कंडीशन चाहिए होंगी मेरे को? चलो जी चलो, फटाफट से चलो, कोई मुझे चैट बॉक्स में बताएगा, अगर मान लो मुझे आयनिक बॉन्ड बनाना है एंड मैं चाहती हूँ कि मेरा वो आयनिक बॉन्ड स्टेबल हो, तो उसके लिए मुझे क्या क्या कंडीशन चाहिए होंगी? देखो चैट बॉक्स में बताओ, चलो फटाफट से। वैलेंसी का क्या करूंगी बेटा? देखो हमें क्या पता है कि एक क्या देते हैं, लेट्स से एक एग्जांपल वही NaCl वाला ले लेती हूँ। वेरी गुड, शाबाश कविता, थोड़ा थोड़ा सही बोला, और बोलो, सोचो सारे बच्चे। जैसे सोडियम है, वो क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, और क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बोलो। तो यानी कि हमें क्या कराना है, एक में इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना है और एक में गेन कराना है। तो मैं ये बोल सकती हूँ क्या, जो आपका कैटायन होगा, जो कैटायन बनाने वाला है, उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, तभी तो वो फटाफट इलेक्ट्रॉन देगा, है ना? और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो मैं बोल सकती हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो अनायन बनाने वाला एलिमेंट, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, हाई नेगेटिव वैल्यू, बोलो हाँ या ना? Yes, और ma'am. जब वो दोनों बने, और जब दोनों में बने, वो चीज बने, आयनिक बॉन्ड बने, तो उसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, यानी कि लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए।
और जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो नेगेटिव साइन देती है। वेरी गुड। लो आयनाइजेशन एनर्जी, high negative electron gain enthalpy and high negative value of lattice energy, these are three condition for stable ionic bond। बोलो क्या कहते हो, बोलो। Yes, ma'am. जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, मेरा बेटा। सबसे पहले मैं केटायन का लेती हूँ। मान लो मेरे पास Na+ है, Mg2+ है और Al+3 है। ये तीनों के तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो आप एक बार बताओ, इनमें से कौन सा कैटायन जल्दी बनना चाहेगा, Na+ वाला, Mg2+ वाला या एल्यूमिनियम 3+ वाला? मैम क्वेश्चन रिपीट करना। मैं बोल रही हूँ इनमें से कौन सा कैटायन जल्दी बनना चाहेगा, Na+ जल्दी बनना चाहेगा, Mg2+ जल्दी बनना चाहेगा और एल्यूमिनियम 3+। तो Na+ की सबसे पॉजिटिव। क्यों मेरा बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसकी ज्यादा है, एल्यूमिनियम+3 की है। साइज छोटा है ना, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी अगर मान लो, है ना। तो फिर ये लेट बनेगा, फिर Mg2+ और फिर Na+। बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ना, तो अगर साइज आपका छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है। उसके अलावा मान लो एक ये एग्जांपल ले लो, एक मेरे पास ये है सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम और आपका है और सोडियम+, लिथियम+। अब तुम मुझे बताओ कौन सा कैटायन जल्दी बनेगा, सीजियम वाला बनेगा, क्योंकि सीजियम का साइज सबसे बड़ा है ना, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देके प्लस बना लेगा। जल्दी बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यही ऑर्डर होगा। एक और एग्जांपल ले लो, अगर मान लो मेरे पास Cl नेगेटिव है, F नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है, तो बताओ भाई क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कौन जल्दी एनायन बनाएगा, क्लोरीन बनाएगा, फ्लोरीन बनाएगा, ब्रोमीन या आयोडीन? बोलो जी। क्लोरीन। अरे फ्लोरीन का है का, अरे अच्छा नहीं, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है। और कल ही चैप्टर कंप्लीट कराया है। क्लोरीन सबसे पहले टेंडेंसी रखेगा माइनस बनाने की, क्लोरीन झपैट से इलेक्ट्रॉन लेगा, समझे। हाँ जी, ध्यान रखना मेरा बेटा। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरे पास F नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है, N3 नेगेटिव है। अब बताओ। F negative, ma'am. यस। मैम F नेगेटिव। ठीक है। तो अगर मेरे को अनायन बनाओ तो फ्लोरीन कहेगा मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, फिर ये आ जाएगा। ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से फ्लोरीन जल्दी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, फिर ऑक्सीजन एंड देन फिर बोलो Nitrogen. नाइट्रोजन। हो जाएगा क्या, बोलो। Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. बढ़िया। ठीक है। ओके। एक बार जल्दी से ये पैराग्राफ रीड करो और मुझे बोलो, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। फिर मैं क्वेश्चंस कराती हूँ, बाद में मैं कल करा दूंगी फिर बाकी। पढ़ लिया अल्ताफ? इराम, सॉरी। हाँ नैतिक। मैम लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी अलग अलग चीज होती है। नहीं नहीं नहीं, एक है लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी। वैसे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी एंड एनर्जी, बट यस अगर तुम्हें आयनाइजेशन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी मिला तो यस यू कैन कंसिडर एज लैटिस एनर्जी एज वेल। ठीक है। जल्दी से एक बार ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, फिर मैं समझाती हूँ। और जिसको समझ में आ गया वो
थम्स अप दे दो, और नहीं तो फिर मैं समझाती हूँ आप लोगों को। कोई नहीं बेटा, आराम। चले, चलो देखो यहाँ पे ये बोला है, ये भी मैं वैसे बता चुकी हूँ ऑलरेडी। आओ इधर। Lattice enthalpy of an ionic solid is defined as the energy required to completely separate 1 mole of solid ionic compound into gaseous constituent ion। जैसे उन्होंने एग्जांपल लिया है कि NaCl की लैटिस एंथैल्पी इतनी होती है। अब तुम्हें वैल्यू मत रटते बैठ जाना, इसका मतलब समझो बस। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि 788 किलो जूल एनर्जी हमें चाहिए होगी लैटिस को तोड़ने के लिए, या यू कैन से जब लैटिस बनेगा तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, यही बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं दिस प्रोसेस इन्वॉल्व, जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स होगा बिटवीन आयंस ऑफ अपोजिट चार्ज एंड रिपल्सिव फोर्स होगा बिटवीन आयंस ऑफ लाइक चार्ज। सॉलिड क्रिस्टल बीइंग 3 डायमेंशनल इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट डायरेक्टली। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर मान लो तुम चाहते हो लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हो, तो कभी भी लैटिस एनर्जी डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं होती ऑन द बेसिस ऑफ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है। ठीक है, और भी एनर्जीज होती हैं जो रोल प्ले करती हैं, जैसे सब्लिमेशन एनर्जी होगी, है ना, आपकी डिसोसिएशन एनर्जी हो गई, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, ये भी रोल प्ले करते हैं। ये सब कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करके हम क्या करते हैं, लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं। वो आप बोन हेबल साइकिल में पढ़ते हो, हालांकि इसका क्वेश्चन नीट में कभी नहीं आया, बट ये थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है नॉलेज लेने के लिए। इसको मैं कल समझाऊंगी। ठीक है मेरा बेटा। यस मैम। Yes, ma'am. अभी तुम क्या करो, ओके, अभी तुम ये क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। बाकी मैं कल पढ़ाऊंगी दोबारा, लैटिस एनर्जी से ही स्टार्ट कर दूंगी। An ionic bond is most likely to formed when? जल्दी से मुझे बताते जाओ मेरा बेटा चैट बॉक्स में। चलो चलो फटाफट। बेटा कोई बी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, क्या चक्कर है? ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड, आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए कि तभी तो भाई इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और बी की इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार ज्यादा होना चाहिए तभी तो एक्सेप्ट करेगा। सेकंड बताओ, विच फॉर्म्स अ क्रिस्टल ऑफ NaCl। और लिखते जाना तुम किसका आंसर बोल रहे हो। सेकंड का क्या आएगा? यस, Na+ एंड Cl नेगेटिव। वेरी गुड। सेकंड। ये मैंने अभी नहीं कराया है, इसको अभी स्किप कर दो अभी के लिए, कल करा दूंगी। सिक्स्थ करो। When two atom combine to form a stable molecule, तो बताओ भाई, दो एटम कंबाइन होते हैं तो क्या होता है? सिक्स्थ में बताओ मेरे को। मैम फर्स्ट ऑप्शन। एनर्जी रिलीज होती है। ओके, सेवंथ बताओ, इनमें से कौन सी कंडीशन फेवर करती है बॉन्ड फॉर्मेशन को? शाबाश। ए मैम। ऑप्शन है। ए कैसे मेरा बेटा? बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए और अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। मैम थर्ड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। मैम थर्ड ऑप्शन। यस, थर्ड ऑप्शन। ओके, ये करो क्वेश्चन नंबर, कौन सा है ये? कोई नंबर पे मत जाओ, जस्ट यू सॉल्व करो इसको। एग्जाम्पल ऑफ सुपर ऑक्टेट। मैम थर्ड वाला। फोर्थ ऑप्शन। दोबारा सब में चेक करो, इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा है क्या? इसमें 12 है, इसमें 10 है, ऑल ऑफ दीस। 3 है। ओके, ये वाला करो। ऑक्टेट रूल किसमें ओबे नहीं Option 3. होता? नैतिक जी, अलायना। बेटा जिससे पूछू वही जवाब दो। अलायना, यस मैम। कौन सा होगा सिक्स्थ का ऑप्शन बेटा? मैम 2 and 3 बोथ। वेरी गुड, शाबाश। देखो CO2 का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका नहीं है बोरोन का, और फास्फोरस का तो 8 से ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें ऑक्टेट रूल ओबे नहीं हो रहा है।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो मेरा बेटा 10 और 11। पहले में पूछा हाइपर वैलेंट, वही जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। शाबाश, वेरी गुड। देखो जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है ना, वो तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, मतलब वो ऐसे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, जैसे ClO4 नेगेटिव है, अगर आपने स्कूल में पढ़ लिया हो हाइब्रिडाइजेशन तो इसका आपने देखा होगा स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है, तो देखो ना 7 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 4 5 6 7 8 है ना, और यहाँ पे भी है ना। और इसका देखो CO3 2 नेगेटिव का, इसका देखो ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो 2 2 4 6 और 8। ठीक है, और BF3 इधर आओ, BF3 हाइपर वैलेंट नहीं है मेरा बेटा, ध्यान रखना, ये हाइपोवैलेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है? फर्स्ट और थर्ड होने वाला है। बोलो। Yes, ma'am. Yes. मैम। चलो आगे वाला करो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड देखो कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। चलो शानू, आर्यन, पल्लवी, वंशिका, शहनाज, हर्षा, बताओ क्या होना चाहिए 11th का ऑप्शन बेटा, मतलब 11th क्वेश्चन का ऑप्शन। मयंक, अरविंद, रेनू, आई C2H6 कहाँ से? C2H6 तो ये होता है, ये स्कूल में तो पढ़ा है, ये होगा फोस्फोरस। ये PH3 कैसा होता है बेटा? ऐसा, NH3 जैसा। और SiH4 कैसा होता है? CH4 जैसा। ठीक है, तो इसके पास फोर्थ ऑप्शन हो बेटा, C नहीं, फोर्थ Ma'am, D. BCl2। डी फॉर डोग, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ठीक है, Yes, ma'am. तो ये आपको करना है। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा? लैटिस एनर्जी वाले क्वेश्चन अगर तुम्हें आते हैं तो कर लेना, वरना छोड़ देना, कल मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, ओके। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बताओ, कौन बताएगा? पूजा आप बताओगी या वेदिका? पूजा एंड वेदिका क्या क्या पढ़ा? अरे भाई कहाँ गायब? ओ मेघा, हिमानी, केमिकल बॉन्डिंग्स। अच्छा हाँ मेघा आप बताओ। मैम क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड मैम, जिसमें स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। मैम कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मैम, उसमें डायग्राम बताया आपने जो इम्पोर्टेंट है। मैम ऑक्टेट रूल। हाँ वेरी गुड, मैम ऑक्टेट रूल आयनिक बताया, बॉन्ड। वेरी गुड। ऑक्टेट रूल बताया, इसकी लिमिटेशन बताई, आयनिक बॉन्ड बताया, वेरी गुड, मैम लैटिस एनर्जी। वेरी गुड। ठीक है, तो ये सारे जितने भी मैंने आज बताए हैं आपको घर से पढ़ के आना है। कल हम क्या करेंगे? लैटिस एनर्जी पढ़ेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ेंगे, और हम फजान्स रूल खत्म कर देंगे। कल है ना अपनी क्लास? है Yes, ma'am. ठीक है, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, लैटिस एनर्जी के भी इसमें कुछ क्वेश्चन है, तो कर लेना। अगर लैटिस एनर्जी मान लो हो सकता है तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ा हो, और अगर नहीं पढ़ा है, मतलब लाइक मुझसे ही पढ़ रहे हो, तो फिर रहने देना। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, जो भी कंफ्यूजन आएगी आप लोग उसमें डाउट सोल्विंग ग्रुप में है ही, प्लीज आप मुझे रीच आउट कर लेंगे, नहीं तो कल क्लास में बता देना। ठीक है, ओके मैम। और सुनो लैटिस एनर्जी के बारे में कल पढ़ के आओगे कि कौन कौन Yes, से ma'am. फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। फजान्स रूल पढ़ के आओगे, ठीक है, क्या होता है।
ठीक है, फिर हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है मेरा बेटा। ओके मैम। Yes, ma'am. ओके मैम। चलो वेरी गुड, साथ साथ पढ़ते चैप्टर तुम्हें अच्छा लगने लग जाएगा। Yes, ma'am. यस मैम।